हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आज जो है हम हमारा लास्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है आइसोक्विनोलिन उसको स्टडी करेंगे और इसी के साथ हमारे जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम आइसोक्विनोलिन की बात करें तो आप जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्विनोलिन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके जैसी ही होती है। बस जो चेंज होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो पिरिडिन रिंग का नाइट्रोजन एटम है वो वन पोजीशन की जगह अब कहाँ चला जाता है, सेकंड पोजीशन पे चला जाता है। ये आप देख सकते हैं आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है पिरिडिन रिंग में ये फर्स्ट की जगह कहाँ चला गया, सेकंड पोजीशन। अगर ये यहाँ होता फर्स्ट पोजीशन पे होता तो वो क्या होता, क्विनोलिन। तो कुछ इस तरह से आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम आइसोक्विनोलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछी जाता है वो है बिस्लर नेप्रिलास की संश्लेषण। इस विधि द्वारा अगर हमें आइसोक्विनोलिन प्राप्त करना है तो हम रिएक्शन कराते हैं बीटा एरिल एथिल अमीन की। तो इसके नाम से आप देख सकते हैं कि इसकी बेस स्ट्रक्चर, इसमें जो प्रिंसिपल चेन हो गया एथिल है और उसमें अमीन ग्रुप और बीटा पोजीशन पे एरिल ग्रुप मीन्स बेंजीन रिंग या उसका कोई डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बीटा एरिल एथिल अमीन की होगी, जिसे हम अभी देखेंगे जब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखेंगे। तो जब बीटा एरिल एथिल अमीन की अभिक्रिया कराई जाती है एसिल क्लोराइड से, तो एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे अमीन ग्रुप की, तो क्या प्राप्त होगा हमें, अमाइड ग्रुप। तो वही बीटा एरिल एथिल अमीन की जगह हमें क्या मिल गया, अमाइड मिल गया। देन ये जो अमाइड हमें मिला है इसकी रिएक्शन कराई जाती है POCl3 से और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण कराने पर हमें आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इस विधि द्वारा हम आइसोक्विनोलिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है हम इसकी मैकेनिज्म लिखनी चाहिए पड़े, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट स्टेप में तो हमें क्या बनाना होगा, अमीन ग्रुप की एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे हम, तो उससे क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में उसकी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। तो ये जो मैकेनिज्म हम बात कर रहे हैं कि अमीन से अमाइड का बनना, तो इसकी मैकेनिज्म आप अमीन जब आप पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप वहाँ भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से हम पढ़ते हैं अमीन ग्रुप की रिएक्शन। तो एक तरह से तो ये यही रिएक्शन है, इन्हीं दो ग्रुप की रिएक्शन है, बाकी तो सब साइड बाय स्ट्रक्चर है। तो जब आप अमीन ग्रुप की कार्बोनिल ग्रुप से इस तरह की या उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, नाभिक स्नेही पहले तो योगात्मक और देन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो आपने पढ़ी भी हुई है। तो यहाँ से लोन पेयर से नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई। देन फिर अगेन क्या होगा, उससे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी कि अब ये जुड़ गया ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे Cl। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस अगेन यहाँ और Cl बाहर हो जाएगा और जब ये बाहर हो गया तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2। और आप जानते हैं ये जो ग्रुप हमारा बना है ये क्या है, अमाइड है। तो कुछ इसी तरह की अभिक्रिया आप यहाँ पे आपको एक सिंगल स्टेप में दिखा रखी है, आप चाहें तो इसे पूरा और एक दो स्टेप में पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अमीन ग्रुप से अमाइड मिल जाएगा एसिल क्लोराइड से कराने पर। देन उसका जो अमीन ग्रुप है आप जानते हो कीटो फॉर्म में है यहाँ पे अमाइड ग्रुप, इसका हमें इनोल फॉर्म लेते हैं और उसके बाद इसकी POCl3 या P2O5 से रिएक्शन कराने पर इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है और हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इस रिएक्शन में भी अभी ये आइसोक्विनोलिन में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की कमी है, अभी ये आइसोक्विनोलिन नहीं है। तो इसका आगे हम क्या कराते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं
और विहाइड्रोजनीकरण कराने पर हमें आइसोक्विनोलिन या उसका डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इस विधि द्वारा हम आइसोक्विनोलिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोक्विनोलिन की जो है वो केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में आप जानते हैं कि क्विनोलिन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शा रहा था। इसी तरह आइसोक्विनोलिन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों ही तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो क्विनोलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिंग अभिक्रियाएं जो है वो भी कहाँ पे संपन्न होती है, बेंजीन रिंग पर ही होंगी। और बेंजीन रिंग में भी कौन सी पोजीशन पे, 5 और 8 पोजीशन पे होंगी। इसको हम डिस्कस कर चुके थे। ये कुछ उसी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने क्विनोलिन में किया था कि पिरिडीन रिंग क्या हो जाती है। आप जानते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उसमें जो कार्बन्स पे है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कंपैरेटिव थोड़ी कम होगी। तो प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ होगा, बेंजीन में। और 5 और 8 पे आपने स्ट्रक्चर से, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखा था कि 5 और 8 पोजीशन पे क्यों होती है। बट यहाँ पे कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे कि जब आप ब्रोमिनीकरण या मर्क्यूरीकरण रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन 5 और 8 पे होने की जगह कहाँ होगा, पोजीशन 4 पे होगा। तो ये आपको एक चेंज जो है वो ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ देखिए, अगर ब्रोमीन के द्वारा हम आइसोक्विनोलिन का ब्रोमिनीकरण करा रहे हैं तो हमें 5 पोजीशन की जगह 4 पोजीशन पे प्रतिस्थापित प्रोडक्ट जो है 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन, यहाँ इसका नाम ये गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आइसोक्विनोलिन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है हमारी वो है नाइट्रीकरण रिएक्शन। तो आइसोक्विनोलिन का नाइट्रीकरण आप कंसनट्रेट HNO3 से करा सकते हैं और कराने पर आपको 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन दोनों ही उत्पाद मिलते हैं। देन नेक्स्ट है आपकी सल्फोनीकरण रिएक्शन। तो जब आप आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से तो क्या मिलता है आपको, दोनों ही 5 सब्स्टिट्यूटेड और 8 सब्स्टिट्यूटेड, मीन्स आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड और आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। मीन्स नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण में सेम वही प्रोडक्ट आपको 5 और 8 दोनों प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप जानते हैं कौन सी रिंग में होगी, पिरिडीन रिंग में होगी, क्योंकि कैसी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पे अटैक करेगा। और हमने देखा है कि पिरिडीन और बेंजीन रिंग की कंपैरेटिव किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, पिरिडीन रिंग में। नाइट्रोजन जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लीजिए या माइनस आई इफेक्ट के कारण। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ होगा, पिरिडीन रिंग में। इलेक्ट्रॉन स्नेही हो रहा था बेंजीन में और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है पिरिडीन रिंग में, चाहे वो क्विनोलिन हो चाहे वो आइसोक्विनोलिन। और यहाँ पे जो पिरिडीन, जहाँ पे जो प्रतिस्थापन होगा नाभिक स्नेही वो होता है पोजीशन फर्स्ट पे। ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा पोजीशन फर्स्ट। सेकंड पोजीशन में होता है क्विनोलिन में और आइसोक्विनोलिन में होता है फर्स्ट पोजीशन पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। जिसको कि आप यहाँ मैग्नीज में देख सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि यहाँ पे हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो इसका R माइनस मीन्स नाभिक स्नेही जो है वो कहाँ पे जाके जुड़ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। नंबरिंग करें इसकी तो हम कहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से 1 2 3 4 दैन 5, बेंजीन रिंग में इसी तरह थोड़ा, तो मतलब कहाँ पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे प्रतिस्थापन होगा।
कुछ इस तरह से आपको रिएक्शन करके प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हुआ। देन इनकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है चीची-बेबियन रिएक्शन, जो कि किसके साथ कराई जाती है, सोडामाइड के साथ। आप जब आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि आपको 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन सोडामाइड से रिएक्शन कराने पे प्राप्त हुआ। अगर आप आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो आपको मिलता है 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन, हाइड्रोक्सीकरण यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये कुछ आपकी आइसोक्विनोलिन की जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। अब इनकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आइसोक्विनोलिन का आपको अगर ऑक्सीडेशन कराना हो तो मोस्टली हम 2 मेथड डिस्कस करते हैं। एक कराते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट से, बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट से, तो हमें प्राप्त होता है थैलिक एसिड और सिनकोमिरोनिक एसिड। इनको की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये थैलिक एसिड है, मीन्स एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग या पिरिडीन रिंग दोनों के ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिले हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है थैलिक एसिड, और ये पिरिडीन रिंग सिनकोमिरोनिक एसिड। अब अगर इसका इस मेथड से नहीं करा के आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीकरण आप पर बेंजोइक एसिड से कराते हैं तो आपको मिलता है एन ऑक्साइड, आइसोक्विनोलिन एन ऑक्साइड। तो ये 2 मेथड है जो हम इसके ऑक्सीडेशन में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन। तो क्विनोलिन की तरह आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन के भी हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला है अगर इसका किसी मेटल और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, SnHCl। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पूरी पिरिडीन रिंग का हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और आपको मिलेगा टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर आप आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन कराते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2 से तो आपको मिलता है ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, मीन्स कंप्लीट रिडक्शन या कंप्लीट हाइड्रोजनीकरण यहाँ पे होगा आइसोक्विनोलिन और आपको ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपचयन का जो मेथड है वो है अगर आप आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन कराएं लिक्विड अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में तो आपको प्राप्त होता है 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, मीन्स सिर्फ एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण हुआ है, 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। तो ये कुछ अपचयन के मेथड थे आइसोक्विनोलिन के, और इसके ही साथ हमारा जो है आइसोक्विनोलिन भी कंप्लीट हो गया है और साथ में ही जो हेट्रोसाइक्लिक हमारी यूनिट थी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और इसकी जो असाइनमेंट शीट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसको आप रेगुलर डे बाय डे एक एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उठा के इसका रिवीजन करते रहें और उनको जो है लिख के देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है रिएक्शंस आती हैं केमिकल रिएक्शन, तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है किसकी क्या रिएक्शन थी। तो वो तभी होगा जब आप इसकी कंटिन्यूअस थोड़ी स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी ज़्यादा है, ये यूनिट हमारी सबसे बड़ी है और थोड़ा ये भी है कि इसमें काफ़ी केमिकल रिएक्शंस आती हैं, तो एक कन्फ्यूजिंग यूनिट भी है। बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने इसको 1-2 बार लिख के देख लिया सब रिएक्शंस को कि एक बार एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को एक एक उठा के, तो फिर ये आपको बड़ी इजीली याद भी रहती है। तो इसकी आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।